विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9, इसका अध्याय 5 राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। इस पाठ को पढ़ने के बाद में प्रजामंडल के बारे में आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस पाठ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हाईलाइट किए गए हैं, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु नव चेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई थी और इसके निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। यानी नव जागृति या नव चेतना उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण थे। राजस्थान में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वैभव की जो जानकारी है वो हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक तक पहुंची और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने भी राजनीतिक जागृति की भावना विकसित करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गान के द्वारा राजस्थान में जोश उत्पन्न किया। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकार आदि समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं समाचार पत्रों में उदयपुर से सज्जन कृति सुधाकर, अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स 1885 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तो राजस्थान टाइम्स ऑफ का प्रकाशन कहाँ से कब हुआ? अजमेर से 1885 में इसका प्रकाशन हुआ और सज्जन कृति सुधाकर का प्रकाशन उदयपुर से हुआ। इन अखबारों ने राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। फिर जन जागृति का जो कारण था वो है छप्पनिया के भीषण अकाल। छप्पनिया यानी सन पूछे तो 1899 1900 ये तो था सन, और विक्रम संवत पूछे 1956 की ये घटना छप्पनिया अकाल कहलाती है। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया गया था। एडवर्ड सप्तम का दिल्ली के अंदर स्वागत किया जा रहा था और उसके अंदर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया गया, लेकिन सायपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चूंगटिया नामक 13 सोरठे है वो उनके पास पहुंचाए। तो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन एडवर्ड सप्तम के दरबार में शामिल नहीं हुए। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई और चारों ओर असंतोष का वातावरण पैदा हो गया, जिसके कारण राष्ट्रीय चेतना व जागृति उत्पन्न हुई। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने इस राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय जन जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन 1888 ईस्वी में, इसका जो चौथा सम्मेलन है वो इलाहाबाद में होता है और इस अधिवेशन में अजमेर के
गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा सम्मेलन था उसके अंदर राजस्थान के प्रतिनिधि भी गए, जिससे राष्ट्रीय भावना के लिए उनको वहां से प्रेरणा मिली। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय कांग्रेस की सहयोगी संस्था इसको मान लिया गया। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चितामणी केलकर निर्वाचित हुए। राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे? नरसिंह चितामणी केलकर। किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। तो ये भी आपको याद रखना है। 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरि भाई किंकर के योगदान से हुई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्धा किस राज्य में था। राजस्थान सेवा संघ के उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना, जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना, ये इनके उद्देश्य थे, और राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र निकलता था उसमें देशद्रोहात्मक या देशद्रोही सामग्री जो प्रकाशित की उसके अपराध में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन में जोधपुर के एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी, दूसरी ओर स्वराज शब्द लिखा था। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए तथा 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को इन्होंने प्रदान किए। किन्होंने? जमनालाल बजाज ने, जो जयपुर राज्य से संबंधित थे। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। तो बीकानेर में असहयोग आंदोलन का जो समर्थन किया वो किसके द्वारा किया गया? मुक्ता प्रसाद वकील के द्वारा। मार्च 1921 में अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित रहे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो द्वितीय राजनीतिक जो सम्मेलन किया गया 1921 में वो कहाँ हुआ? अजमेर में। उसके अध्यक्ष कौन बने? मौलाना शौकत अली। इन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुन लाल सेठी, चांदकर्ण शारदा आदि ने भी भाग लिया। तो ये आपको याद रखना है। अजमेर में असहयोग आंदोलन में किसने भाग लिया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिनको जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का
प्रतिनिधित्व के रूप में पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई? 1920 में जॉर्ज पंचम के आदेश पर। और इस नरेंद्र मंडल, जिसे अंग्रेजी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, के प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। स्वयं प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद, आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। तो देखो, यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का पूरी तरह से सहयोग किया। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। उदयपुर के जो महाराणा थे फतेह सिंह, वो असहयोग आंदोलन का जो सहयोग है वो खुलकर नहीं कर रहे थे, गुप्त रूप से कर रहे थे। इस बात का पता लगने पर उन्होंने अंग्रेजों से विवश होकर के युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिया। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया। युवराज भोपाल सिंह ने राजस्व विभाग किसे सौंप दिया? एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर है राजस्थान में प्रजा मंडलों की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष 3 चरणों में व्यक्त किया गया है। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व का, और दूसरा है 1927 से 1938 के बीच, फिर है 1938 से 1949 ईस्वी तक। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाए गए। 1918 ईस्वी में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई और 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। तो ये आपको इनका जो गठन है वो याद रखना है। प्रजामंडल की स्थापना, सर्वप्रथम प्रजामंडल जो स्थापित किया गया वो जयपुर में किया गया। कब? 1931 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? या राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इनका क्रम भी आपको याद रखना है, पहले जयपुर में, उसके बाद में मारवाड़ में, इस प्रकार क्रम आपको याद रखना है। 1939 ईस्वी में भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 ईस्वी में की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से कितने वर्ष बाद की? 6 वर्ष बाद की। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1933 में सिरोही लोक परिषद का गठन किया गया, और सिरोही लोक परिषद का जो गठन किया गया वो बंबई या मुंबई में किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरोही लोक परिषद का गठन राज्य से बाहर कहाँ किया गया? मुंबई। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई। अब है जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ। यह भी याद रखना है, राजस्थान का जन आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? जोधपुर से।
जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें प्रमुख जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल थे। यह है जयनारायण व्यास। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपको विशेष रूप से इनके नाम याद रखने हैं। स्त्रियों में देखो रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर आदि ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। 1944 में राज्य व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। राज्य व्यवस्थापिका की स्थापना कब हुई? जोधपुर में 1944 ईस्वी में। अक्टूबर 1946 में डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। तो डाबरा जो कांड है वो कब हुआ? अक्टूबर 1946 में। बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सबसे पहले इनका योगदान था। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया गया। जेल में अनेक यातनाएं दी। मग्गाराम वेद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके फूल पत्ती लगा लेना। देखो मग्गाराम वेद जिन्होंने कलकत्ता में जाकर के, यानी बीकानेर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई है वो राज्य से बाहर कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बने। 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास किया गया और द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसका नाम था राज्यसभा और धारासभा। द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका थी उनके क्या नाम थे? राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की गई। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो उस समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। देशी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया तो देशी राज्यों को भी उसमें बुलाया गया, जिसमें बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने इस संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने का निश्चय किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर प्रतिनिधि के.एम. पणिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। तो शार्दुल सिंह ने अपना प्रतिनिधि किसको भेजा? के.एम. पणिक्कर को, और इन्होंने के.एम. पणिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, के.एम. पणिक्कर जिन्होंने बीकानेर रियासत से संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को, जिसमें भारत विभाजन का उल्लेख किया गया था। देशी नरेशों के समक्ष यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। फिर जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण था जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरुभाग था। यातायात के साधनों का अभाव था। संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा करके रखा था। यही कारण था कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में आरंभ हुआ, यानी देरी से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ आंदोलन के संबंध में।
जन जागृति फैलाने के लिए जो पहला समाचार पत्र जैसलमेर में प्रकाशित हुआ उसका क्या नाम था? विजय। 1920 में। 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर उसके मंत्री को जेल में डाल दिया गया। सागरमल गोपा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में डाल करके जला करके मार दिया गया। तो ये तिथि आपको याद रखनी है। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करने का साहस किया, परंतु उन्होंने राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर कहाँ की गई? जोधपुर में की गई। ये आपको याद रखना है। फिर है मेवाड़ में जन आंदोलन। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो 1938 में जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? धर्मनारायण। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। ये थे माणिक्यलाल वर्मा। 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी आए। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में जब आयोजित किया गया जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है? उदयपुर में, और उसमें 435 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में इन्होंने आंदोलन चलाया। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की। इनके साथ पंडित अबिन हरि भी हो गए। दोनों ने मिलकर उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अबिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने यह 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की। अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष सेठ मोतीलाल को बनाए गए। तो कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना की गई वो पंडित अबिन हरि के द्वारा की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष है वो कौन बने? पंडित नैनूराम शर्मा। जब देश आजाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान के उपराज प्रमुख बनाए गए। यानी जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसमें कोटा के शासक कौन थे? महाराव भीम सिंह, और इनको राजस्थान का उपराज प्रमुख बनाया गया। फिर है बूंदी में जन आंदोलन। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार हुए। तो नमाणा ग्राम आपको याद रखना है, ये कौन से रियासत के अंदर था? बूंदी रियासत के अंदर था नमाणा गांव। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। तो बूंदी के महाराव कौन थे उसमें? ईश्वरी सिंह। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। यानी
बूंदी खाने से जो कांति आती है, इस प्रकार आपको याद रखना है, बूंदी खाने से कांति आती है। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। आपको याद रखना है, बूंदी के शासक कौन थे? ईश्वरी सिंह। बूंदी से जो जागृति फैलाने वाले क्रांतिकारी थे वो थे कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता, जिन्हें 3 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। फिर है जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया। उसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। चरखा संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज के द्वारा। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ये थे हीरालाल शास्त्री। 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा के महाराव भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया। फिर है अलवर में जन आंदोलन। अलवर में राज्य की जनता में जागृति लाने वाले पंडित हरि नारायण शर्मा थे। पंडित हरि नारायण शर्मा का संबंध किस रियासत से था? अलवर से। हरि नारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस पर हरि नारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार किया गया। तो हरि नारायण शर्मा और मास्टर भोलानाथ का संबंध किस प्रजामंडल से था? अलवर राज्य प्रजामंडल से। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान NB खरे को उत्तरदायी ठहराया गया। सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिलीभगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया। मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। फिर है भरतपुर जन आंदोलन। भरतपुर में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री थे। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह, जो 1900 से 1927 ईस्वी तक एक प्रगतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर भी थे। उनके प्रगतिशील विचारों की कीमत उनको चुकानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 ईस्वी में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी राज्य से बाहर कहाँ हुई? रेवाड़ी में। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव, कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। फिर है धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जन चेतना का जो कार्य है वो स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया था। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। 12 नवंबर 1946 को
तासीम गांव, ये गांव का नाम आपको याद रखना है। इसका संबंध किस जन आंदोलन से था? धौलपुर जन आंदोलन से। तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से इसमें दंगे फसाद करवाए। फिर है करौली में जन आंदोलन। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसके जो प्रमुख नेता थे त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह। अन्य राज्यों में जन आंदोलन जैसे बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीखा भाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने के अथक प्रयास किए। प्रजामंडलों का मूल्यांकन। और फिर है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखो। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो अजमेर के थे गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1920 में। किसके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई? भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन अजमेर से किया गया। कब किया गया? 1885 में। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।